हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंटल स्टडीज चैप्टर फर्स्ट पर्यावरण अध्ययन एक प्रस्तावना एनवायरमेंटल स्टडीज एंड इंट्रोडक्शन। सबसे पहले है पर्यावरण की परिभाषा। पर्यावरण एनवायरमेंट शब्द का उद्भव फ्रेंच भाषा के एनवायरनर शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है घेरना। इसे अधिकांशतः प्राकृतिक वातावरण या पर्यावरण कहा जाता है और सभी जैविक तथा अजैविक तथ्यों के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक जीव और उनके बीच तथा एक दूसरे के साथ उपस्थित आपसी संबंधों को चारों ओर से घेरता है। इसमें वे सभी तत्व, तथ्य तथा स्थितियां शामिल होते हैं जिनका जीवित जीव के वृद्धि और विकास पर कुछ प्रभाव होता है। विज्ञान जो अनेक सिद्धांतों के साथ कार्य करता है, जो जीवों तथा उनके पर्यावरण के बीच संबंधों को संचालित करता है, उसे परिस्थिति विज्ञान या इकोलॉजी अथवा पर्यावरण के रूप में जाना जाता है। इसके बाद है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटकों को दो श्रेणी में बांटा गया है। नंबर 1 जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट्स, अजैविक घटक एबायोटिक कंपोनेंट्स। सभी जीवित जीवों को पर्यावरण के जैविक घटक कहते हैं। जैविक घटकों में सभी पौधे, पशु तथा सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं। अजैविक घटक पर्यावरण के निर्जीव घटकों को कहते हैं जो जैविक घटकों पर प्रभाव डालते हैं। अजैविक घटकों में तापमान, नमी, वर्षा, हिमपात, जल, प्रकाश, मिट्टी आदि सम्मिलित होते हैं। इसके बाद है हमारे पास पर्यावरण अध्ययन की बहुशिक्षात्मक प्रकृति। पर्यावरण विज्ञान हमारे वातावरण और इसमें हमारे उचित स्थान का सुव्यवस्थित ढंग से किया गया अध्ययन है। यह प्रत्येक विषय से व्यवहार करता है जो कि एक जीव को प्रभावित करता है। यह एक व्यवहारिक विज्ञान है, जैसे यह पृथ्वी के सीमित संसाधनों पर मानव समाज को पोषणीय बनाने के लिए व्यवहारिक उत्तरों की खोज करता है। पर्यावरण समस्याओं के साथ सफलतापूर्वक डील करने के लिए न केवल हमें अच्छे विचारों तथा सूचना की आवश्यकता होती है, बल्कि हमें उन सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक संदर्भ के प्रति जागृत भी रहना जरूरी है, जिन संदर्भ में हमें वातावरण के बारे में अपने निर्णय लेने हैं तथा उन तरीकों को समझना होगा जिसमें चुनाव लेने तथा क्रियान्वित किए जाने हैं। पर्यावरण विज्ञान प्राकृतिक परिवेश तथा हमारे इस पर प्रभाव के बारे में नवीन, ठोस, व्यापक ज्ञान की खोज करता है। इस प्रकार पर्यावरण विज्ञान की शिक्षा, अभ्यास, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण नीतिशास्त्र, कानून, अर्थशास्त्र सहित मानविकी प्रभाव और पर्यावरण नियोजन को समाहित करती है।
अन्य शब्दों में पर्यावरण विज्ञान का तात्पर्य एक अकेला विषय हो सकता है, परंतु पर्यावरण विज्ञान का सार इसकी बहुशिक्षात्मक प्रकृति है। उसके बाद हमारे पास है पर्यावरण अध्ययन की बहुशिक्षात्मक प्रकृति। इसको हम डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे। पर्यावरण अध्ययन वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, सूक्ष्म जैविक शास्त्र, जैव प्रौद्योगिकी शास्त्र, गणित सांख्यिकी शास्त्र और सूचना प्रौद्योगिकी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और प्रबंधन, जनसंचार और पर्यावरण शिक्षा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूविज्ञान, वायुमंडलीय शिक्षा, वायुमंडलीय विज्ञान, समुद्र विज्ञान, भूगोल। नागरिक अभियांत्रिकी, रसायन अभियांत्रिकी और अति सूक्ष्म प्रौद्योगिकी, पर्यावरण कानून। जनसंचार और पर्यावरण शिक्षा। एक पूर्णतया नया क्षेत्र पर्यावरण अध्ययन कई विषयों जैसे कि विज्ञान, मानविकी, ह्यूमैनिटीज, वाणिज्य, अभियांत्रिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और भूगोल के समकलित उपयोग से विकसित हुआ है, जैसा कि नीचे बताया गया है। नंबर 1, जीव विज्ञान पर्यावरण विज्ञान को एक महत्वपूर्ण घटक को रूप देते हैं, जैसे इसमें रहने वाले जीवों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र और सूक्ष्म जैविक शास्त्र की मूल अवधारणाएं जैविक घटकों तथा उनके पारस्परिक व्यवहार को समझने में सहायता करती है। जैव प्रौद्योगिकी शास्त्र के यंत्र संकट ग्रस्त पौधों की प्रजातियों के संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने, पर्यावरण गुणों को पुनः ग्रहण करने और साफ करने वाले इको फ्रेंडली प्रौद्योगिकियों का विकास करने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। नंबर 2, भौतिक विज्ञान, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूविज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान, समुद्र विज्ञान और भूगोल पर्यावरण के अजैविक घटकों के भौतिक और रासायनिक प्रकृति को समझने में सहायता करते हैं तथा परिवर्तन जिसमें अजैविक प्रणाली जैसे ऊर्जा स्थानांतरण तथा पोषक तत्वों की क्रिया, अम्लवर्षा, ओजोन छिद्र, जलवायु परिवर्तन आदि शामिल होते हैं। नंबर 3, गणित सांख्यिकी शास्त्र तथा सूचना प्रौद्योगिकी पर्यावरण प्रतिरूपण के लिए एक प्रभावशाली यंत्र के रूप में काम करते हैं। नंबर 4, नागरिक अभियांत्रिकी, रसायन अभियांत्रिकी और अति सूक्ष्म अभियांत्रिकी पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण तथा अवशेष निरूपण के लिए तकनीकी समाधान प्रदान करते हैं। नंबर 5, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा प्रबंधन अनेक विज्ञान प्रक्रियाओं से संयुक्त पर्यावरण के सामाजिक आर्थिक पहलुओं के साथ व्यवहार करने में सहायता करता है। नंबर 6, पर्यावरण
कानून पर्यावरण प्रभावशाली प्रबंधन और संरक्षण के लिए कानून मापदंड प्रदान करता है। नंबर 7, जनसंचार और पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण जागृति फैलाने में सहायता करते हैं। इस प्रकार पर्यावरण विज्ञान के साथ कई विषय जुड़े हुए हैं जो पर्यावरण अध्ययन को एक बहुशिक्षात्मक विषय बनाने में जैविक तथा अजैविक पर्यावरण के बीच में आपसी संबंधों को विस्तृत श्रेणी को समझने में योगदान देते हैं। उसके बाद है हमारे पास पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। पर्यावरण का अध्ययन एक बहुशिक्षात्मक विषय है। इसका क्षेत्र अत्यंत विशाल है। इसके अंतर्गत निम्न क्षेत्रों तथा पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है, जिनमें से मुख्य है नंबर 1, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण तथा प्रबंधन, पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता, वातावरणीय प्रदूषण तथा इसकी रोकथाम, विकास तथा पर्यावरण संबंधी सामाजिक विषय, जनसंख्या तथा वातावरण। पर्यावरण विज्ञान शब्द इसमें पर्यावरण संरक्षण को अनेक गतिविधियों को सम्मिलित करता है। यह परिणाम स्वरूप पर्यावरण वैज्ञानिकों, शिक्षकों, वकीलों, जीव विज्ञानियों, अभियंताओं, पर्यावरण मॉडलर तथा पर्यावरण पत्रकारों के लिए बहुत सारे नौकरी के अवसर प्रदान करता है। पर्यावरण विज्ञान में मास्टर या डॉक्टर की डिग्री पाने वाला अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर अच्छी पोजीशन अथवा नौकरी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए निम्नलिखित विभागों, संस्थाओं, क्षेत्रों की आवश्यकता है। नंबर 1, उद्योग। नंबर 1, उद्योग, मद्य निर्माणशालाओं, खाद कारखाने, खाने प्रसंस्करण शालाएं, कपड़ा मिल आदि। नंबर 2, सामाजिक विज्ञान। नंबर 3, शोध एवं विकास। नंबर 4, वन एवं वन जीवन प्रबंधन। नंबर 5, एनजीओ। नंबर 6, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। नंबर 7, शहरी नियोजन। नंबर 8, जल संसाधन एवं कृषि। नंबर 9, राजकीय संस्थाएं तथा निजी संस्थाएं और फर्में। नंबर 10, महाविद्यालय तथा वनों का मंत्रालय। नंबर 11, पर्यावरण तथा वनों का मंत्रालय। नंबर 12, ग्रीन मीडिया तथा पत्रकारिता। नंबर 13, पर्यावरण अधिनियम तथा कानून को क्रियान्वयन करने के लिए ग्रीन एडवोकेसी वकालत। नंबर 14, ग्रीन मार्केटिंग। नंबर 15, पर्यावरण समस्याओं को निपटाने के लिए पर्यावरण सलाहकारी संस्था। उसके बाद हमारे पास है जन चेतना की आवश्यकता, नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस। पर्यावरण सभी जीवित जीवों के जीवन और विकास के लिए अनुकूल हालात पैदा करता है, इसलिए यह सबके लिए महत्वपूर्ण है। मनुष्य सहित सभी जीवित जीव वातावरण द्वारा प्रभावित होते हैं और अनेक कार्यों द्वारा पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इसलिए पर्यावरण शिक्षा न केवल पर्यावरण वैज्ञानिकों, अभियंताओं, नीति बनाने वाली या एनजीओ के लिए बल्कि हम सब के लिए आवश्यक है। अतः चीन में एक कहावत है, यदि आप 1 वर्ष के लिए योजना बनाते हैं
तो धान का पौधा लगाइए। यदि आप 10 वर्षों के लिए योजना बनाते हैं तो वृक्ष लगाइए। यदि आप 100 वर्षों के लिए योजना बनाते हैं तो लोगों को शिक्षा दीजिए। सरकार कायम रहने वाले विकास के लक्ष्य को अपने स्तर पर तब तक नहीं प्राप्त कर सकती जब तक जनता इसमें अपनी अहम भूमिका नहीं निभाती, और जनता की भागीदारी केवल तभी संभव है जब वे वातावरण और वातावरणीय मुद्दों के प्रति जागरूक हो। उदाहरण के लिए पॉलीथीन थैलियों का गंदगी करना तथा उसके उपयोग पर प्रतिबंध तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि जनता उसके पर्यावरणीय उलझन को नहीं समझती। जनता को इस सत्य के लिए जागरूक होना ही है कि वातावरण में पॉलीथीन का कूड़ा कचरा न केवल वातावरण को खराब करता है बल्कि गंभीर स्वास्थ्य खतरों को भी पैदा करता है। प्रत्येक मनुष्य को यह समझना चाहिए कि हम सभी वातावरण के जटिल रचना का एक हिस्सा है, जहाँ प्रत्येक जैविक या अजैविक घटक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक सीमा रेखा के बाद इस रचना में कोई भी परेशानी तबाही ला सकती है, जो हमारे सहित सभी जीवों के जीवन को प्रभावित कर सकती है। इसलिए जीवन को कायम रखने के लिए हमारे पर्यावरण के प्रबंधन और संरक्षण के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अनेक पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जागरूक हो तथा वातावरण के प्रबंधन तथा संरक्षण में अपनी भूमिका के प्रति जागृत हो। इसके बाद हमारे पास है पर्यावरण शिक्षा का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। पर्यावरण शिक्षा के विषय पर कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों, वर्कशॉपों, कार्यशालाओं तथा सम्मेलनों में पूर्ण रूप से चर्चा की गई है। 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के एक निष्कर्ष के रूप में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP की स्थापना की गई। इस दिशा में एक ठोस कदम उठाते हुए MC मेहता द्वारा फाइल किए गए एक PIL की प्रतिक्रिया में हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में सभी शैक्षणिक संस्थाओं में पर्यावरण के अनुरूप सभी पाठ्यक्रम बनाने के लिए निर्देश पत्र जारी किया। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य है कि विश्व जनसंख्या का विकास करना, जो पूर्ण वातावरण तथा इससे जुड़ी समस्याओं के बारे में चिंतित तथा जागरूक हो और वर्तमान समस्याओं के समाधान तथा नई आने वाली समस्याओं की रोकथाम के प्रति व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए वचनबद्ध हो। पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका लक्ष्य व्यक्ति में अंतर्निविष्ट करने से है। नंबर 1, जागरूकता, अवेयरनेस। पर्यावरण शिक्षा हमें हमारे वातावरण के बचाव और संरक्षण की महत्ता के बारे में जानकारी देती है तथा पर्यावरण संरक्षण के चालकीय मूल्यों तथा प्रवृत्तियों को सिखाने में सहायता करती है। यह प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान जनसंख्या विस्फोट की समस्या, जलवायु परिवर्तन, जैविक वैविध्य
प्रदूषण तथा इन समस्याओं को हल करने की विधियों की तरफ दिलाती है। नंबर 2, प्रवृत्ति। पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण के लिए चिंता की भावना तथा मूल्यों को प्राप्त करने और पर्यावरण के और संरक्षण में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रेरित करने में सहायता करती है। यह प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान जनसंख्या विस्फोट की समस्या, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की महत्ता, प्रदूषण और इन समस्याओं को हल करने की विधियों की ओर दिलाती है। यह एक व्यक्ति का प्राकृतिक संसाधनों को समाप्त किए बिना और वातावरण को नष्ट किए बिना पर्यावरण से लाभ प्राप्त करने का प्रशिक्षण देती है। नंबर 3, ज्ञान। पर्यावरण का अध्ययन हमें समझाता है कि निश्चित पर्यावरण मुद्दे जैसे विश्व तापन, ओजोन की कमी, अम्ल वर्षा, समुद्रीय प्रदूषण तथा जैव विविधता न केवल राष्ट्रीय मुद्दे हैं बल्कि विश्व मुद्दे हैं और इसलिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों तथा सहयोग से ही रोका जाना चाहिए। नंबर 4, कौशल। वर्तमान में औद्योगिकरण, शहरीकरण की दृश्य योजना और तकनीकी उन्नति मैत्रीपूर्ण तकनीकी के विकास की निरंतर आवश्यकता है, क्योंकि यह परंपरागत ज्ञान तथा आधुनिक तकनीकों का ज्ञान जो केवल पर्यावरण की उचित शिक्षा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, उसके मिश्रित ज्ञान को बढ़ावा देता है। पर्यावरण शिक्षा है सतत कृषि विकास और आर्थिक संतुलन को बनाए रखने के लिए संसाधनों और तरीकों को खोजने के कौशल प्राप्त करने में हमें सहायता करती है। नंबर 5, सहभागिता। यह पर्यावरण समस्याओं के प्रस्ताव के लिए सभी स्तरों पर कार्य करने के सक्रिय रूप में शामिल होने का एक चक्र प्रदान करती है। वर्तमान दृश्य योजनाओं में संसाधनों की तीव्र कमी, जलवायु परिवर्तन तथा जैव विविधता की तीव्र कमी के कारण पर्यावरण शिक्षा की निरंतर आवश्यकता है, जो कि लोगों में जागृति पैदा करे कि पर्यावरण हमारी वास्तविक जीवन स्थिति है और हमें न केवल प्राकृतिक संसाधनों या जैव विविधता के संरक्षण के लिए वातावरण को सुरक्षित रखना है और बचाना है, परंतु अपने जीवन तथा संपोषण के लिए भी इसकी रक्षा करना जरूरी है। इसके बाद है हमारे पास पर्यावरण के संरक्षण प्रयासों तथा प्रबंधन में सम्मिलित पर्यावरण संगठन तथा संस्थाएं। विश्वव्यापी संगठन। नंबर 1, भूमंडल प्राकृतिक शासन परियोजना। नंबर 2, विश्व पर्यावरण सुविधा। नंबर 3, जलवायु परिवर्तन पर अंतरशासकीय पैनल। नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। नंबर 5, विश्व प्रकृति संगठन। नंबर 6, प्रकृति के लिए विश्वव्यापी फंड। भारत में संस्थाएं। नंबर 1, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। नंबर 2, पर्यावरण और वन मंत्रालय। नंबर 3, अपरंपरागत ऊर्जा तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी की संस्था। नंबर 4, विज्ञान और पर्यावरण का केंद्र। नंबर 5, पर्यावरण अनुसंधान तथा शिक्षा का केंद्र। नंबर 6, कल्प वृक्ष। नंबर 7, एक्जनोस।
नंबर 8 पारिस्थितिकी सुरक्षा संस्था। इसके बाद हमारे पास है अभ्यास के प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न है हमारे पास, पर्यावरण शब्द की परिभाषा दीजिए। सेकंड है, पर्यावरण के दो मुख्य घटक कौन कौन से हैं। थर्ड है, पर्यावरण की बहुशिक्षात्मक प्रकृति पर व्याख्यात्मक टिप्पणी कीजिए। 4 है, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र पर एक लघु नोट लिखिए। 5th है, पर्यावरण अध्ययन की महत्ता का वर्णन कीजिए। 6th है, पर्यावरण संरक्षण में जनता की जागरूकता की आवश्यकता क्यों है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थाओं के नाम बताइए। इसके बाद है हमारे पास स्थिरता और सतत विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यह एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्थिरता ऐसी अवधारणा है जिसमें मानव समुदाय को अपने जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम दोहन तथा पारिस्थितिकी तंत्र को बिना गंभीर रूप से हानि पहुंचाने की मांग की जाती है। सतत विकास ऐसा सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय विकास है जिसमें वर्तमान व आने वाली पीढ़ी के बीच संसाधनों का संतुलन बनाया जा सके। इसे सतत विकास कहते हैं। इसके बाद है स्थिरता। स्थिरता उपलब्ध भौतिक, प्राकृतिक तथा सामाजिक संसाधनों की सीमाओं के भीतर रहने की प्रक्रिया है। संसाधन जीवित प्रणालियों को पनपने की अनुमति देते हैं जिसमें मनुष्य आश्रित है। स्थिरता एक जटिल अवधारणा है जिसकी सबसे अधिक उद्धृत परिभाषा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग से मिलती है। सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान की ज़रूरतों से समझौता किए बिना भावी पीढ़ियों को अपनी ज़रूरतें पूरी करने की अक्षमता प्रदान करता है। नतीजन स्थिरता को समझौता किए बिना हमारी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के रूप में परिभाषित किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, संसाधन सीमित है और इसका उपयोग दीर्घकालिक प्राथमिकताओं की दृष्टि से रूढ़िवादी और बुद्धिमानी से किया जाना चाहिए। स्थिरता एक समग्र दृष्टिकोण है जो पारिस्थितिकी, सामाजिक और आर्थिक आयामों पर विचार करता है। यह स्वीकार करते हुए कि स्थायी समृद्धि पाने के लिए सभी पर एक साथ विचार किया जाना चाहिए। स्थिरता के स्तंभ, पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। मन की स्थिति पर विचार करने का एक लोकप्रिय तरीका ट्रिपल बॉटम लाइन दृष्टिकोण है। इसके 3 स्तंभ है: आर्थिक स्थिरता, सामाजिक स्थिरता, पर्यावरणीय स्थिरता। सबसे पहले पर्यावरणीय स्थिरता। यदि पर्यावरण प्रणालियों को
संतुलन में रखा जाता है तो संपूर्ण पृथ्वी की पारिस्थितिक अखंडता बनी रहती है, क्योंकि उनके भीतर प्राकृतिक संसाधन होते हैं और इन्हें मनुष्यों द्वारा उस दर पर उपभोग किया जाता है जहां वह खुद को फिर से भरने में सक्षम होते हैं। नंबर 2, आर्थिक स्थिरता। दुनिया भर में मानव समुदाय अपनी स्थिरता बनाए रखने में सक्षम है। मनुष्य स्वतंत्रता और उन संसाधनों तक पहुंच रखता है जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है, ताकि वित्तीय और अन्य संसाधन उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। नंबर 3, सामाजिक स्थिरता। वे सभी लोग जिनके पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त संसाधन होते हैं, वे सार्वभौमिक मानव अधिकार और बुनियादी आवश्यकताएं प्राप्त कर सकते हैं। स्वस्थ समुदायों में केवल ऐसे नेता लोग सम्मिलित होते हैं जो सुनिश्चित करते हैं व्यक्तिगत श्रम और सांस्कृतिक अधिकारों का सम्मान किया जाए और सभी लोगों की सुरक्षा हो पाए। इसके बाद हमारे पास है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सतत विकास संयुक्त राष्ट्र का सर्वव्यापी प्रतिमान है। इसकी अवधारणा को 1987 में बर्टलैंड आयोग की रिपोर्ट में सतत क्रिया को विकास के रूप में वर्णित किया गया था, जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की अक्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। सतत विकास एक समग्र दृष्टिकोण है जो वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करता है, परंतु भावी पीढ़ियों की अक्षमताओं से समझौता किए बिना। परंतु भावी पीढ़ियों की अक्षमताओं से समझौता किए बिना। सतत विकास के 4 आयाम हैं जो इसे प्राप्त करने में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये आयाम इस प्रकार हैं: आर्थिक आयाम, सामाजिक आयाम, पर्यावरणीय आयाम, संस्थागत आयाम। सबसे पहले है आर्थिक आयाम। यह समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह एक मजबूत और लचीली अर्थव्यवस्था बनाने के महत्व पर जोर देता है, सभी व्यक्तियों के लिए अवसर प्रदान करता है। नंबर 2, सामाजिक आयाम। यह व्यक्तियों की भलाई और जीवन की गुणवत्ता समुदाय पर जोर देता है। यह गरीबी असमानता कम करने के महत्व को पहचानता है। इसका मुख्य लक्षण शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ पानी आदि जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना है। नंबर 3, पर्यावरणीय आयाम। यह प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र को जो पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को कम करना और प्रदूषण, जैव विविधता का संरक्षण और स्थायी भूमि और जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना है। नंबर 4, संस्थागत आयाम। यह प्रभावी शासन संस्थाओं के महत्व और नीतियों को टिकाऊ प्रथाओं का समर्थन को रेखांकित करता है। यह पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल देता है और जवाबदेह संस्थाओं के साथ साथ सभी हितधारकों की भागीदारी को भी शामिल करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, सतत विकास के लिए व्यापक समझ की आवश्यकता होती है। आर्थिक, सामाजिक, अर्थव्यवस्था और सिद्धांत विचार करके और
इन आयामों को समग्र रूप से अलग करते हुए हम अधिक यात्रा और दिशा में प्रयास करते हैं जो सभी के लिए समान भविष्य तय करते हैं। इसके बाद कई बार एग्जाम में पूछा जाता है स्थिरता और सतत विकास के बीच अंतर। स्थिरता और सतत विकास के बीच अंतर इस प्रकार है। स्थिरता सहने या धारण करने की अक्षमता है, जबकि सतत विकास तत् और स्थिरता विकास एक रणनीति है बिना समझौता किए विकास हासिल करना, ताकि हमारी भावी पीढ़ियों अक्षमता के साथ अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। स्थिरता प्राथमिक उद्देश्य के रूप में पर्यावरण को बचाने पर केंद्रित है, जबकि सतत विकास बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है। विकास को प्राप्त करने के लिए पर्यावरण को स्वच्छ रखें। तीसरा अंतर है स्थिरता बनाए रखने की अक्षमता है और इसकी जीवनशैली का वांछित अंतिम उत्पाद है, जबकि सतत विकास एक विकास रणनीति है जिसके तहत कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए और भावी पीढ़ियों के उपयोग के लिए ग्रह को स्वच्छ रखने पर जोर दिया जाता है। धन्यवाद।